अपने इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद से 5 वार में पार्टिसिपेट किया है। 1947-48 का पहला कश्मीर वार, 1962 का सिनो इंडियन वार, 1965 का दूसरा कश्मीर वार, 1971 का इंडिया पाकिस्तान वार और फाइनली 1999 का कारगिल वार। इनमें से हम 4 वार्स जीते बट एक में हार गए और वो एक ही था सिनो इंडियन वार। 1962 में हुई ये वार अभी भी हमारे देश के लिए एक ब्लैक स्पॉट है। रीजन, हमारे सोल्जर्स में जीतने का दम तो था पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए इक्विपमेंट नहीं था। हम सोल्जर्स की वजह से नहीं हारे, हम अपनी गवर्नमेंट के इनकैपेबिलिटी की वजह से हारे। अपने सोल्जर्स के पास आलम ये था कि विंटर में फाइट करने के लिए ठीक से स्वेटर्स तक नहीं थे। ऐसा में हम कैसे जीतते थे आप ही बताओ। फिर भी इस वार में हमारे सोल्जर्स आखिरी सांस तक लड़े। खास करके जशवंत सिंह रावत जी के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। ये अकेले ही लगभग 1000 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को पूरे 72 आवर्स तक होल्ड करके रखा था। बट आखिर ये वार हुई ही क्यों, इसमें इंडिया क्यों हारा और जशवंत सिंह रावत जी की पूरी कहानी क्या है, चलो इस वीडियो में देखते हैं। और न्यू पीपल चैनल को सब्सक्राइब करके देखो द बैकग्राउंड ऑफ द सिनो इंडिया वार। जब हमें 1947 में अपने कंट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया। उसी टाइम चाइना में भी चाइनीज सिविल वार चल रही थी और इसके बाद 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी फॉर्म हुई। इंडिया में गवर्नमेंट बनने के बाद हमारी बेसिक डिप्लोमेटिक पॉलिसीज में चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। इसके रीजंस भी काफी थे। उस टाइम अपने इंडियन बॉर्डर्स पर पहले से ही काफी इश्यूज फेस कर रहा था। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, बर्मा, हर तरफ टेंशंस थी। तो उस टाइम हमें एक एलए की जरूरत थी, इसीलिए इंडिया ने चाइना की तरफ देखा और चाइना भी शुरू में इंडिया के साथ ठीक ठाक ही था। बट इंडिया चाइना के साथ रिलेशनशिप को ज्यादा ही प्रायोरिटी दे रहा था। इसका 2 एग्जांपल्स देता हूँ, सुनो। पहला 1949 में चाइना में सिविल वार खत्म होने के बाद 2 चाइना बन गए। एक तो जैसा बताया पीआरसी और दूसरा रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी, जिसे आज हम ताइवान के नाम से ही जानते हैं। तो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने पीआरसी को असली चाइना रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और ताइवान को ही रियल चाइना रिकॉग्नाइज किया। बट कुछ ही कंट्रीज ऐसे 3 जो वेस्ट के अगेंस्ट जाकर पीआरसी को ओरिजिनल चाइना मानते थे और उनमें इंडिया मेन कंट्री था। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में जब सारी वेस्टर्न कंट्रीज ताइवान को सपोर्ट कर रही थी, तब इंडिया और कुछ कंट्रीज ने चाइना को सपोर्ट किया। उस टाइम चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जरूरी थे माना, लेकिन इस मामले में इंडिया न्यूट्रल रहते तो बेहतर होता, क्योंकि नेहरू जी का मेन मोटिव तो यही था ना कम्युनिज्म को सपोर्ट करना ना कैपिटलिज्म को, न्यूट्रल रहना है तो वैसे ही रहना था। बट यहाँ उन्होंने क्लियरली चाइना को फुल सपोर्ट दिया। ये सपोर्ट इतना ज्यादा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1951 में सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी साइन हुई। ये ट्रीटी जापान की पोस्ट वार रिकवरी पर डिस्कशंस के लिए थी, बट अमेरिका ने इसमें चाइना को इन्वाइट नहीं किया। इसके भी काफी रीजंस थे। कोल्ड वार पीरियड के इश्यूज, अमेरिका को चाइना ताइवान इश्यू पर क्लैरिटी नहीं थी, तो उसने दोनों को ही नहीं बुलाया। बट इंडिया को इन्वाइट किया गया था और इंडिया ने ये ट्रीटी बॉयकॉट कर दी, सिर्फ इस रीजन से कि चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था। सुनने में जब अजीब लगा, बट यही रीजन था। ऐसा ही काफी मामलों में इंडिया चाइना के लिए एक मीडिएटर का काम करता था और इंटरनेशनल फोरम्स पर चाइना के तरफ से बोलता था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद चेक कर सकते हो। आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो कोरियन वॉर मीडिएशन 1952-1953 में इंडिया ने कैसे चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच मीडिएटर का काम किया, या फिर बंदूक कॉन्फ्रेंस 1955 में इंडिया कैसे चाइना के सपोर्ट में खड़ा था। आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में, और भी काफी एग्जांपल्स है। बट सवाल यह है कि चाइना ने इतना सपोर्ट रिजेक्ट क्यों किया। मतलब एक कंट्री उनके लिए इतना कुछ कर रही है तो चाइना ने उसी कंट्री पर अटैक क्यों किया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका रीजन दलाई लामा को इंडिया में शेल्टर देना था, बट ये सिर्फ एक रीजन था। असली रीजंस कुछ और थे। द रियल रीजंस तिब्बत, अक्साई चीन एंड अरुणाचल। चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आने की साल है, यानी 1950 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेट करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली तिब्बत 1644 से 1912 तक चाइना की किंग डायनेस्टी के कंट्रोल में ही था, बट उसके बाद 1912 से 1950 तक वो एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो गया और ये बात पीआरसी को पसंद नहीं आई। इसके अलावा तिब्बत के पास हिमालयास है और तिब्बत को कैप्चर करने से चाइना को एक बड़ा मिलिट्री और जियोग्राफिकल एडवांटेज मिलता। और तीसरा और मेन रीजन, चाइना की पीआरसी पार्टी अपने खोई हुई सारी एरियाज को वापस रिक्लेम करना चाहती थी, इसीलिए 1950 से उन्होंने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उस टाइम पूरी दुनिया कोल्ड वार में बिजी थी। इस इशू पर इंडिया के अलावा किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इस प्रोसेस में इंडिया ने भी तिब्बत को ना ही डिप्लोमेटिक हेल्प की
ना मिलिट्री। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर हमला शुरू किया और मई 23, 1951 तक तिब्बत को फोर्सफुली एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया। इस एग्रीमेंट में लिखता था कि तिब्बत में चाइना के ट्रूप्स रहेंगे बट गवर्नमेंट तिब्बत की ही चलेगी। लेकिन इसके बाद 1951 से 59 तक चाइना धीरे धीरे तिब्बत में अपना इन्फ्लुएंस और कम्युनिस्ट ऑफिसर्स इंक्रीज करता गया। 1959 में तिब्बत के मॉन्क्स ने इसके अगेंस्ट फाइट शुरू की, जिसे लासा अपराइजिंग भी कहते हैं, बट चाइना ने इसे बहुत ब्रूटली सप्रेस कर दिया। इस प्रोसेस में लगभग 80,000 तिब्बतियंस को मार दिया गया। इसके बाद ही दलाई लामा को लगा कि उनकी लाइफ वहाँ खतरे में है और वो एस्केप करके इंडिया आ गए। इसके बाद इंडिया ने जैसे बिहेव किया वो चाइना को पसंद नहीं आया। चाइना तिब्बत को हमेशा अपने कंट्री के हिस्सा मानता था और अब उस हिस्से को अलग कंट्री बनाने की सोच रखने वाले दलाई लामा को इंडिया ने शेल्टर दे दिया था। माओ जेडंग को लगता कि इंडिया चाइना के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, पर ये अकेला इश्यू नहीं था। असली इश्यू था अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। मैंने बताया ना कि चाइना अपने खोई हुई पार्ट्स वापस लेना चाहता था। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश भी उन्हीं का हिस्सा है, लेकिन ये सच नहीं था। अरुणाचल प्रदेश शुरू से इंडिया का ही पार्ट था। अहोम किंगडम्स उसे रूल करते थे। ये असम का किंगडम्स था और कुछ इंडियन राजाओं ने भी यहाँ रूल किया था, तो ये हमेशा से इंडिया का इंटरनल पार्ट था और अक्साई चीन का भी यही केस था। मगर ये दोनों एरियाज चाइना के लिए जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट थे। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना को अपने जिनीजियांग रीजन और तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए एक रोड G219 बनाना थी और इसके लिए अब अक्साई चीन बहुत इंपॉर्टेंट था। और अरुणाचल प्रदेश इसीलिए क्योंकि चाइना को डर था कि इंडिया तिब्बत के इश्यू पर उसके अगेंस्ट जा सकता है और अगर इंडिया ने अटैक किया तो अरुणाचल प्रदेश से इंडिया को बहुत एडवांटेज मिलेगा। वो इस एडवांटेज को खत्म करना चाहते थे। जब चाइना ने ये दोनों एरियाज मांगे तो हमारे नेहरू जी ने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया और वार का मेन रीजंस यही बना, द रोड टू वार। इसके बाद 1961 में चाइना ने इंडियन टेरिटरी में घुसकर मिलिट्री पोस्ट बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए। इसे इंडिया को बहुत गुस्सा आया और हमारे लोगों ने फॉरवर्ड पॉलिसी स्टार्ट की। मतलब जहां चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन टेरिटरी में आकर मिलिट्री पोस्ट बनाए थे, अपने लोगों ने टीक बॉर्डर पर अपने पोस्ट बनाना शुरू कर दिए। ऐसे लगभग 60 आउटपोस्ट बनाए गए, जिनमें से मेजॉरिटी अक्साई चीन के पास थे। मगर यहाँ इंडिया से एक मिस्टेक हो गई। इन पोस्ट पर ज्यादा मिलिट्री नहीं थी। ये पोस्ट सिर्फ ये दिखाने के लिए बनाया गया था कि ये हमारी एरियास है। हमारे पोस्ट पर मिलिट्री कम थी और जो थी उनके पास अच्छे वेपन्स नहीं थे। और इंडिया में किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि चाइना हम पर अटैक करेगा, क्योंकि इससे पहले भी इंडिया और चाइना के बीच छोटी छोटी इश्यूज हुई है, पर उन्हें हमेशा डिप्लोमेटिक तरीके से ही सॉल्व कर लिया जाता था। वार तक बात नहीं आई थी। बट इस बार काफी लोगों ने इंडिया गवर्नमेंट और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन को वार्निंग दी कि चाइना वार कर सकता है। और यहाँ एक बात आपको याद रखनी चाहिए, कृष्ण मेनन एक कम्युनिस्ट थे और वो चाइना को सपोर्ट करते थे। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी भी चाइना के मामले में उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे। इसका एग्जाम्पल चाहिए तो 1958 में नेहरू जी ने चाइना में हमारे एम्बेसडर को पर्सनली कहता था कि चाइना पर ट्रस्ट मत करना और वहाँ की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मुझे देना, डिफेंस मिनिस्टर को भी मत देना। वो चाइना के मामले में थोड़ा अलग सोच सकते हैं। इनफैक्ट नेहरू जी ने 1954 में हिंदी चीनी बाय बाय का स्लोगन पॉपुलर किया था, बट बाद में चाइना के साथ डिफरेंस ने उन्हें कॉशंस बना दिया था। फिर भी वो चाइना के लिए थोड़ा सॉफ्ट ही थे। 1961 में जब इंडिया ने फॉरवर्ड पॉलिसी तो अप्लाई कर दी, लेकिन वहाँ प्रॉपर वेपन सप्लाई नहीं किए। उस टाइम ब्रिगेडियर जॉन दाल्वी, जनरल तिम्मैया और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर BN मुलिक, इन सब ने गवर्नमेंट को कई बार कहा कि चाइना अटैक कर सकता है और मिलिट्री भेजो। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन ने इन वार्निंग्स को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। रीजन वही जो बताया, हमारी गवर्नमेंट ने बिलीव ही नहीं किया कि चाइना इंडिया पर अटैक करेगा। लेकिन अक्टूबर 20, 1962 चाइना ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर सडन अटैक कर दिया। चाइना ने ये टाइम इसीलिए चूज किया क्योंकि एक थी उस टाइम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही थी, पूरी दुनिया का अटेंशन उस मैटर पर था। दूसरा, ये विंटर टाइम था। चाइना के पास कोरियन वार में फाइट कर चुके ट्रेंड सोल्जर्स थे। उन्हें पता था कि उस माउंटेन्स पर कैसे लड़ना है और उनके पास एरिया का बेहतर मैप्स और टेरेन नॉलेज थी। वो एरियाज हमारी कंट्रोल में थे, पर हमने उन्हें कभी स्टडी ही नहीं किया था। और तीसरा, उन्होंने बहुत स्पीड से अटैक करना शुरू किया और अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया। और इस प्रोसेस में चाइना को हमारे राइफलमैन यशवंत सिंह रावत ने जिस तरह से रोका, वो एक कमाल की स्टोरी है। द लाइन ऑफ नोरानंग। यशवंत सिंह रावत, उस टाइम चाइना के पास फोर्स बहुत ज्यादा थी
और जैसा मैं बताया, इंडियन आउटपोस्ट पर सोल्जर्स, उनके वेपन्स और सपोर्ट सब कुछ कम था। 2-3 दिन बाद भी उन्हें वेपन्स मिलेंगे और इसकी कोई गारंटी नहीं थी क्योंकि सप्लाई के लिए प्रॉपर रोड तक नहीं थी। और इनका पोस्ट अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया में था। जब अटैक हुआ तो पोस्ट के मेजॉरिटी सोल्जर्स रिट्रीट कर गए, लेकिन जशवंत सिंह रावत ने रिट्रीट करने से क्लियरली मना कर दिया। चाइना के सोल्जर्स हजारों की संख्या में थे और ये अकेले, पर उन्हें एक हाइट का एडवांटेज मिला। उन्होंने वहां अलग अलग जगहों पर गन सेट की और उन्हें अकेला ही अलग अलग टाइम पर फायर करते रहे, ताकि चाइनीज सोल्जर्स को ये इल्यूशन क्रिएट हो कि वहाँ एक पूरी बड़ी आर्मी मौजूद है। और इस काम में सेला और नोला नाम की 2 लोकल गर्ल्स ने भी उनकी हेल्प की। ऐसा उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को लगभग 72 आवर्स तक एडवांस नहीं करने दिया और डजन्स को किल कर दिया। फाइनली जब चाइनीज सोल्जर्स को समझ आया कि वहाँ सिर्फ एक ही आदमी है और उन्होंने उन्हें कैप्चर कर लिया और उन्हें बेहेड कर दिया। इस वार के बाद उनकी ब्रेवरी को सैल्यूट करते हुए चाइना ने उनका सर मिलिट्री हॉनर्स के साथ इंडिया को वापस किया। और इंडियन मिलिट्री आज भी बिलीव करता है कि वो जिंदा है हमारे मन में। उनके बेड आज भी तैयार किया जाता है, उनके शूज़ आज भी पॉलिश होते हैं और उनका खाना आज भी रखा जाता है। उन्हें महावीर चक्र अवार्ड दिया गया। ऐसा ही अनगिनत त्यागों के बाद इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज सोल्जर्स को 100 किलोमीटर से ज़्यादा पीछे धकेल दिया। अब आता है अक्सय चिन पर। वह रेजंगला में हमारे सोल्जर्स को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। हम मरने के लिए तैयार है लेकिन रिट्रीट नहीं करेंगे। चाइनीज सोल्जर्स लगभग 3000 से 4000 थे और हमारे इंडियन सोल्जर्स सिर्फ 123। कई दिन तक वार चली पर हमारे लोगों के पास बुलेट्स खत्म हो गई। उसके बाद भी वो लड़े। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 300 चाइनीज सोल्जर्स मारा गए, बट रशियन न्यूज़ चैनल्स और इंटेलिजेंट के हिसाब से हमारे 120 सोल्जर्स ने मिलकर 1000 से ज़्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था और हमारे 114 सोल्जर्स मार्चर हो गए। उनके गन्स में एक भी बुलेट नहीं बची थी, आसपास कहीं एक्स्ट्रा बुलेट्स भी नहीं थी। यू सी, हम ये वार इसीलिए नहीं हारा कि हमारे सोल्जर्स कमज़ोर थे। रीज़न ये था कि विंटर टाइम में उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट तक नहीं था। फिर भी उस जम जाने वाले ठंड में वो आखिर दम तक लड़े। आखिर में बुलेट्स ना होने की वजह से शहीद हो गए। इधर हमारे सोल्जर्स मर रहे थे, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने एयरफोर्स को डिप्लॉय नहीं किया। उस टाइम हमारी एयरफोर्स काफ़ी स्ट्रांग थी, लेकिन सरकार डर गई कि ऐसा करने से चाइना और एस्केलेट होकर अटैक करेगा। फाइनली 1 महीने बाद ये वार खत्म हुई। इस प्रोसेस में इंडिया ने अक्सय चिन लूज कर दिया। द आफ्टर मैथ एंड कंक्लूजन। इसके बाद नेहरू जी को अपनी ही पार्टी कांग्रेस से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी गलती कवर करने के लिए कहा, वहाँ घास का एक टिंका भी नहीं उगता, वो हमारे लिए एक वेस्टलैंड है, उसे जाने से क्या होता है। तभी कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर महावीर त्यागी खड़े हुए और बोले, पंडित जी आपके सर पर भी बाल नहीं उगते, तो क्या उसे भी काट दे। इसके बाद नेहरू का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बट असली गुनेगार डिफेंस मिनिस्टर मेनन एस्केप कर गए। सच तो यह है कि उन्हें एक वार क्रिमिनल डिक्लेयर करना चाहिए था। डिफेंस मिनिस्टर होते हुए जब उनकी मिलिट्री बार बार कह रही थी कि चाइना अटैक करेगा, उन्होंने अपने कम्युनिस्ट माइंडसेट के चलते उस बात को इग्नोर कर दिया। 1962 में हम वार हारे तो इसका रीजन ये नहीं था कि सोल्जर्स ने फाइट नहीं किया, इसका रीजन ये था कि फाइट करने वाले सोल्जर्स के सपोर्ट में हमारी गवर्नमेंट कड़ी नहीं हुई। तो इस वीडियो को आप ज़्यादातर लोगों को शेयर करें और अच्छा लगे तो हमारा इन्फॉर्मेशन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।